चलिए बच्चों, प्रेम से बोलो राधे राधे। और आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको कुछ बातें हैं जो मैं पहले ही बता देता हूं, क्योंकि हम ये बैच फास्ट ट्रैक है, बिल्कुल फ्री है। सीए फाइनल और सीएमए फाइनल दोनों बच्चों के लिए रिलेवेंट है। सीए फाइनल का पेपर नंबर 1 और वहीं पर सीएमए फाइनल का पेपर नंबर 18। ये बेहद इंपॉर्टेंट पेपर है, आपको पता ही होगा। और बेसिकली इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, मतलब इसके कोर्स कंटेंट की हम बात करते हैं बहुत ज्यादा लेंथ है। इसीलिए इसका जो ज्यादातर हम देखते हैं मार्केट में हमें फास्ट ट्रैक नहीं मिलता, बट फिर भी हम इसकी कोशिश करते हैं कि ठीक है कि ये एक बेस्ट लेवल पर एक अच्छा हो जाए। तो इसीलिए हमने एक फास्ट ट्रैक लेने की कोशिश की है। और आई होप ये उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। जिस बच्चे ने एक बार भी नहीं पढ़ा होगा, कहीं से भी नहीं पढ़ा होगा, जैसे कहते हैं कि रिवीजन लेक्चर्स पहले पढ़ा हो तब समझ में आएगा, ये सबको समझ में आएगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं मिलेगा यहाँ पर जिसको समझ में नहीं आए। और नहीं आए तो मेरा आपके पास चैनल है, चैनल जाकर कमेंट कीजिएगा, आपको व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा, नीचे टेलीग्राम नंबर चैनल दे रखा है, व्हाट्सअप ग्रुप दे रखा है। ठीक है, आप वहां जाकर कमेंट कीजिए, सर ये वाला टॉपिक में इस वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रही है। तो डेफिनेटली आपको एज सुन एज पॉसिबल, जितना लगता है कि जैसे हमें ये क्वेरी हमारे सामने आएगी वैसे आपको शायद जैसे हमें यहाँ टाइम मिलेगा तो वैसे आप आपको रेस्पॉन्स दे दिया जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हम फ्री फास्ट ट्रैक चल रहा है तो डाउट नहीं ले सकते। आपको नीचे व्हाट्सअप चैनल का क्या दे रखा है, हम लोगों ने लिंक दे रखा है, आप व्हाट्सअप चैनल पर जाइएगा, वहां पर अपनी क्वेरी को पुट कीजिएगा, जो क्वेश्चन उसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा और हमें भेज दीजिएगा। ठीक है, क्वेरी के लिए आपको व्हाट्सअप चैनल दे रखा है, वहीं पर हम नोट्स की बात करते हैं, क्वेश्चन सीट जो मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ उसकी मैं बात करता हूँ, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो आप वहां से उठाएंगे। ठीक है, मैं जितना भी कंटेंट पढ़ा रहा हूँ आपको 100% पढ़ना है, क्योंकि फास्ट ट्रैक है। इन डेप्थ में होता तो मैं सोच सकता हूँ कि 20% आप छोड़ सकते हो, बट पहले से आपका 60 से 70% कवरेज लेने वाले हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो पढ़ाएंगे वो आपको पढ़ना है। यदि उसमें से भी कुछ छोड़ने की कोशिश करोगे तो समझ लो फिर यहाँ पर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, रिजल्ट पर नेगेटिव इंपैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आज का सेशन आज हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि है क्या। आज हम बात करने वाले बेसिकली इंट्रोडक्शन की। किसकी बेटा? इंट्रोडक्शन की। एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनते हुए चलना, क्योंकि ये बड़ा ही रिलेवेंट है आपके सामने। तो मैं बात करूंगा आज किसकी बेटा? इंट्रोडक्शन की। जहां मुझे लगेगा रिलेवेंट है मैं वहां पर लिखाऊंगा, और जहां मुझे लगेगा कि रिलेवेंट नहीं है मैं वहां पर ओनली फॉर नहीं लिखाऊंगा। क्योंकि जहां मुझे लगेगा लिटरेचर ज्यादा है, लिखाने में टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, तो मैं यहाँ पर डायग्रामेटिक सिस्टम के अंदर उसको एक्सप्लेन करते हुए समझाते हुए मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, लिखाने का ज्यादा काम मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लिखाने का काम करूंगा तो मेरा टाइम बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए हमें जितना हो सकता है मिनिमम से मिनिमम टाइम के अंदर बेस्ट क्वालिटी के साथ बेस्ट आउटपुट देने की और आपको लेने की कोशिश करनी है। जब मैं बात करता हूं इस इंट्रोडक्शन की, जब मैं बात करता हूं बेटा अपने इस इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन को बेसिकली मैं तीन तरीके से तीन फॉर्म में लेके चलूंगा, यानी कि तीन पार्ट में इसको मैं डिवाइड करने वाला हूं। ठीक है, तीन पार्ट, यानी कि मेरा पहला जो पार्ट है इस इंट्रोडक्शन के अंदर वो है मेरा बेसिक। पहला क्या बेटा इसके अंदर? बेसिक। बेसिक के अंदर मैं आपको बेसिकली ओरिजिनेशन समझाने वाला हूं। ओरिजिनेशन का मतलब है अकाउंट आई कैसे और कहां से आई है और कहां कहां पर इसकी एप्लीकेबिलिटी होने वाली है। ठीक है, सेकंड फेज में जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा फ्रेमवर्क की। फ्रेमवर्क का मतलब होता है स्ट्रक्चर। जब भी हम कोई चीज बनाते हैं तो उसका एक आधारभूत ढांचा होता है, हम उस आधारभूत ढांचे को ध्यान में रखते हुए उस चीज को बनाने का काम करते हैं, या उस चीज को हम एग्जिस्ट में लाने की कोशिश करते हैं। इसका एक सबसे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जब भी इंडियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है, लॉ बेटा कहां बनता है बताओ? अब ये मत बोलना ये भी नहीं पता। पार्लियामेंट में, हाँ या ना मुझे बताओ। लॉ हमारा पार्लियामेंट बनता है। जब भी गवर्नमेंट लॉ बनाती है तो लॉ का जो स्ट्रक्चर है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखना होता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि जब लॉ बनाओगे तो कुछ बातें हैं जो आपको दिमाग में रखते हुए इसको बनाना है।
तो जब भी इंडियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को दायरा देखेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या स्ट्रक्चर दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फिक्स्ड है, उसमें चेंज नहीं लाया जा सकता, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक आधारभूत ढांचा है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है। एडिशन डिलीशन कर सकते हो आज के सिनेरियो को देखते हुए, बट मैं अभी इतना समझना है कि जो आपका फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क मीन स्ट्रक्चर, जब भी आप लॉ बनाओगे, अब मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं आपको इंड एस एंड आईएफआरएस, जब भी आईएफआरएस बनाए जाएंगे, इंस्टीट्यूट जब भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करेगा तो वो अपने आधारभूत स्ट्रक्चर या कहे तो अपने फ्रेमवर्क को ध्यान रखेगा। उन बातों का इन्वॉल्वमेंट होना बेहद जरूरी है, जो स्ट्रक्चर के अंदर, जो फ्रेमवर्क के अंदर बातें लिखी हुई हैं, उन बातों का इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर कंप्लायंस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जैसे लॉ बनाते हैं, लॉ के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा क्या फ्रेमवर्क, वैसे ही जब हम इंडेक्स पढ़ने की बात करते हैं, जब भी हम आईएफआरएस पढ़ने की बात करते हैं, तो उसका भी फ्रेमवर्क गिवन है। तो वो क्या स्ट्रक्चर है, क्या फ्रेमवर्क है, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हाँ, हो सकता है कि मैं लिखाऊं कम इसके बारे में, समझाऊं बहुत ज्यादा, जहां लिखाने की रिक्वायरमेंट वहां मैं लिखाऊंगा, जहां मुझे लगता है आगे बढ़ना है तो मैं वहां पर आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, और लास्ट में जो तीसरा पॉइंट है वो है मेरे पास इंड एएस, यानी मैं बात करूंगा 100% कन्वर्ज्ड फॉर्म ऑफ आईएफआरएस, यानी कि मैं आईएफआरएस है क्या। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। अब हम एक एक पॉइंट को लेते हुए, यानी कि सबसे ज्यादा कोर्स कंटेंट का जो पार्ट है मेरा वो ये वाला है। 2 नंबर इसको स्ट्रक्चर देता है, और फर्स्ट नंबर ये है कि अकाउंटिंग होती क्या है, कहां से आई है, किस तरीके से इसका स्टेप बढ़ा है, किस तरीके से अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट का फेज फॉलो किया है। ठीक है, अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं अपना पहला पॉइंट, यानी कि मैं बात करने वाला हूं बेसिक की। किसकी बात करने वाला हूं बेटा? बेसिक की। तो यहां पर डालूंगा पॉइंट नंबर 1, यानी कि मैं कह दूं हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की हिस्ट्री क्या है, मैं इसकी बात करने वाला हूं। अब इसकी अकाउंटिंग की हिस्ट्री को पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें हैं जो आपको पहले एक टाइमलाइन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि है क्या। तो मैं इस टाइमलाइन को थोड़ा सा यहां पर आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इस पर एक टाइमलाइन बनाने वाला हूं, उस टाइमलाइन को बड़े ध्यान से देखना है कि भाई है क्या। हमारी जर्नी की बात कर, जब हम जर्नी की बात करते हैं अकाउंटिंग की, तो बेसिकली बात करूंगा कहां, 19 नहीं है, 14 है बेटा, ये पता है 19 बड़ा याद रहता है। 14-15 से पहले और 14-15 के बाद, यहां पर 1458 एक डेट लेनी है अपन को, एक डेट लेनी है 1494, एक डेट लेनी है अपन को 1573, और एक डेट लेनी है अपन को आकर के 1966। मैं अपने सिनेरियो को कुछ इस तरीके से ही लेकर के चलूंगा। ठीक है, तो आराम से ध्यान में रखते हुए चलना बेटा, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है अपन को। ठीक है, तो एक ही चीज को आराम से जब हम क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा इसमें लगेगा, तो इस सिनेरियो कुछ ऐसे चलने वाला है ना, ऐसे। ठीक है, दिमाग में ऐसा मत सोचना कि चल क्या रहा है, ये इसका सिनेरियो कुछ इस तरीके से चलेगा। जो डायग्राम हमारा वो इस तरीके से काम करेगा। इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब मेरी इन बातों को थोड़ा ध्यान से सुनते हुए चलना, जो मैं कहने की आपसे कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये मेरी टाइमलाइन है। इस पूरे टाइमलाइन पर आपकी अकाउंटिंग की हिस्ट्री छिपी हुई है, इसलिए एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना है। अब बात करते हैं बच्चे, क्या सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? बोलो बेटा ना बाबा ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपको जानना बेहद जरूरी है। देखो क्या होता है,
1949 से पहले हमारे जो वेद थे, जो ऋग्वेद था, यजुर्वेद था, जो भी वेद थे हमारे पास, शास्त्रों के अंदर बेसिकली हम बात करें तो अकाउंटिंग की बहुत चर्चा हुआ करती थी। चाणक्य थे, आपको पता है चाणक्य था, उसने भी अकाउंटिंग की बहुत ज्यादा बातें की थी। लेकिन वो अकाउंटिंग उसके बिजनेस के सिनेरियो के हिसाब से थी, वहां के शासन के हिसाब से थी, जो राजा महाराजाओं के हिसाब से थी। इसका कुरान में भी है, आपके बाइबल में भी है। अकाउंटिंग का दौर शुरू से चलता हुआ आ रहा है, बट उसको करने के तरीके अलग अलग थे। लेकिन जैसे आपके पास 15th सेंचुरी आती है, 15th सेंचुरी के साथ साथ आपके बिजनेस का मॉडर्नाइजेशन आना स्टार्ट हो गया। यहां से मैं कहूं, यहां से आपका बिजनेस क्या हो गया, मॉडर्नाइजेशन। जैसे बिजनेस मॉडर्नाइजेशन हुआ तो आपका जो अकाउंटिंग करने का तरीका था उसमें चेंजेस लाना बेहद जरूरी था। इसीलिए 1458 के अंदर एक ऑथर हुए बेनेडिक्टो। बेनेडिक्टो जो ऑथर हुए तो उन्होंने अपनी डेबिट और क्रेडिट की थ्योरी लिखी। डेबिट क्रेडिट की थ्योरी पर उन्होंने क्या लिखी, एक बुक लिखी। बुक लिखी यानी मैं कहूं तो डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम सबसे पहले कब लाया गया था, 1458 के अंदर। ये यहां पर उन्होंने एक बुक लिखी। अब वाकई जब इन्होंने बुक लिखी थी, लेकिन इनकी बुक पब्लिश हुई थी, जो बेनेडिक्टो था, बेनेडिक्टो था, इसकी बुक पब्लिश हुई थी कब, इन 1573 में। बात को समझो, बुक इन्होंने लिखी थी, जब थ्योरी दी थी, जब टाइम था 1458, जब बुक मार्केट में पब्लिश होकर के आई तब डेट थी 1573। लेकिन इस दौरान 1494 के अंदर एक ऑथर और हुए थे जिनका नाम था लुका पेसियोली। कौन था बेटा, लुका पेसियोली। इन्होंने डेबिट क्रेडिट कहूं तो डबल एंट्री सिस्टम पर इन्होंने बुक पब्लिश कर दी। बुक क्या कर दी, पब्लिश। कब कर दी बताओ, बुक पब्लिश कर दी उन्होंने कब, 1940 में। अब हुआ क्या, थ्योरी किसने दी, बेनेडिक्टो ने। लेकिन क्योंकि बुक 1573 में आई थी, उनसे पहले 1494 के अंदर एक और ऑथर हुआ था लुका पेसियोली, जिन्होंने अपनी बुक पब्लिश कर दी। इसलिए यहां पर अकाउंटिंग का जो फादर है, फादर ऑफ अकाउंटिंग किसे कहा जाता बेटा, लुका पेसियोली को। किसको कहा जाता है, जबकि थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी, इसके ऊपर सबसे पहले थ्योरी किसने, डेबिट क्रेडिट कब आया था, कब आया था डेबिट क्रेडिट, ध्यान रखना 1458 के अंदर आ चुका था, लेकिन बुक पब्लिश ना हुई थी, इसलिए उसको फादर ऑफ अकाउंटिंग नहीं कहा जाता, क्योंकि बुक सबसे पहले पब्लिश किसने की थी, लुका पेसियोली ने। इसलिए उसको वहां पर क्या बोला गया, अकाउंटिंग का फादर। क्लियर, कारण ये समझ में आता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि 1973 बुक आने के बाद डेबिट क्रेडिट की थ्योरी चलती रही, डेबिट क्रेडिट की थ्योरी चलती रही। इस वाले सिनेरियो को, ये जो फेज है, इस वाले फेज को मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करने की कोशिश करता हूं। 1966 से पहले, 1966 से पहले आपका दो इवेंट और अकर हुए। पहला अकर हुआ था कब बताओ, पहला हुआ था 1920 में। इकोनॉमिक बूस्ट। यहां पर आपका कैपिटल मार्केट दुनिया के सबसे ऊपर था, यानी मैं कहूं तो दुनिया का कैपिटल मार्केट सबसे हाई लेवल पर था, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर से हम जूझे थे, सॉरी ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर से निकल करके आए तो पता लगा कि ठीक है सब कुछ तहस नहस हो गया। जैसे ही 1920 में आए तो इकोनॉमी इतनी ज्यादा बूस्ट कर गई कि जो आपको लगता था कि प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम वहां पर छुप गई। यानी मैं कहूं तो आपके बिजनेस बहुत ग्रोथ कर रहे थे। तो ये इस बात से, और वहां के जो अकाउंटेंट थे, जो वहां के अकाउंटिंग बॉडीज थी, उन्होंने सोचा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल ठीक है, काम चलाया जा सकता है, क्योंकि आपके बिजनेस पर उनका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन जैसे पता लगा 1929 के अंदर इकोनॉमी पूरी क्रैश कर गई। सबसे ज्यादा जो क्रैशिंग हुआ था वो 1929 में हुआ था, जिसे ब्लैक ट्यूसडे के नाम से भी आज जाना जाता है उस डे को। 1929 में इकोनॉमी पूरी की पूरी बूस्ट कर गई, सॉरी पूरी इकोनॉमी क्रॉस कर गई। अब पता लगा, जब इस बात को एनालाइज किया गया कि
ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले 9 साल पहले इकोनॉमी बहुत सारी बूस्ट थी, तो अब एकदम क्रैश कर गई। तो वहां पर पता लगा कि वहां के जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल थे, जो अकाउंटिंग के जो तरीके थे, उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, रिलायबिलिटी नहीं थी, उनके अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं थी जिस लेवल पर उनकी होनी चाहिए थी। इसीलिए वहां के जो अकाउंटिंग था, उनको लगा कि नहीं, जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं उनको वापस से हमें क्या करने, मॉडिफाइड करने की रिक्वायरमेंट है और डेवलप करने की रिक्वायरमेंट है। तो 1929 से लेकर के बहुत सारे बोर्ड बनाए गए, बहुत सारी कमेटी बनाई गई, बहुत सारे आपके सामने इंस्टीट्यूशन स्टेबलाइज किए गए जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप और उनको रेगुलेट करने का काम करते। बट 1966 के अंदर, यहां पर 1966 के अंदर कनाडा, इसके अलावा अमेरिकन और इंग्लैंड, तीनों के बोर्ड जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के बोर्ड थे, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया। क्या बनाया बेटा? एसोसिएशन। और इस एसोसिएशन का काम था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करना और उनको क्या करना, इंप्लीमेंट कराना, जो ग्लोबलाइज लेवल पर था। ठीक है, 3 इंस्टीट्यूट मिले कनाडा का, इसके अलावा मिला आपका अमेरिकन का और इंग्लैंड का। तीनों के चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट मिले और मिलकर के उन्होंने क्या स्टार्ट डिसाइड किया कि हम इनके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो डेवलप करने का काम करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इनको ग्लोबलाइज बनाने थे, ग्लोबलाइज ग्लोबलाइज बनाने थे। और जब ग्लोबलाइज बनाने थे तो इसका मतलब पूरे वर्ल्ड का कल्चर उन स्टैंडर्ड में इंक्लूड होना बेहद जरूरी था। इसलिए उनको लगा कि नहीं, ये जो कमेटी, इसमें 3 इंस्टीट्यूट का इन्वॉल्वमेंट नहीं, हमें और करना चाहिए, क्योंकि ये उस लेवल पर नहीं जा पा रहे थे स्टैंडर्ड डेवलपमेंट के फेज में, जिस लेवल पर इनको जाना चाहिए था। इन्होंने क्या किया, 1966 से लेकर के 1971 तक इन्होंने बोर्ड को कंटिन्यू किया। और बोर्ड को लगा, सॉरी, इस कमेटी को लगा, इस एसोसिएशन को लगा कि नहीं, हमें और लोगों की रिक्वायरमेंट है और लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो उस टाइम पर यूरोप के मैक्सिमम कंट्री और जो एशिया वगैरह कंट्री थे उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट लेना स्टार्ट किया। तो इन्होंने इस कमेटी को एक नया नाम दिया जिसका नाम था आईएएस कमेटी। क्या नाम था बेटा? आईएएस कमेटी। और इस कमेटी का एक ही काम था कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो डेवलप करने हैं और वर्ल्ड वाइड तरीके से क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कराने। 1971 में पहली बार प्रस्ताव रखा गया था कि हमें इस जो 3 इंस्टीट्यूशन की जो एसोसिएशन है उसको नाम बदल के हमें क्या रखना चाहिए, आईएएस कमेटी। और आईएएस कमेटी ये 1971 में इसका क्या कर देगा, ऑफर रखा गया, प्रस्ताव रखा गया। और 1973 में जाकर के इसको लीगली अथॉराइजेशन मिल गया, यानी कि ये एग्जिस्टेंस में आ गई। तो यानी बेसिकली मैं कहूं तो आईएएससी कमेटी का एग्जिस्टेंस कब से आया, 1973 में। इस कमेटी का वही काम था जो यहां पर जो इनका एसोसिएशन का काम था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करना और उनको ग्लोबलाइज तरीके से इंप्लीमेंटेशन कराना। क्या ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर समझ में आता है? जिसको समझ में आता है उसको नोट कर लो, और नहीं तो फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब 1973 से आगे की जो कहानी है वो अब आपको लिखाना भी स्टार्ट करेंगे और उसको समझाना भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो अब आपके रिटर्न फॉर्म में होना बेहद जरूरी है। अब तक की हिस्ट्री जो थी वो यहां तक है। 1973 तक अकाउंटिंग किस तरीके से डेवलप हुई, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर तैयार होकर के आया, ये सारा आपके सामने इस पूरे टाइम लाइन के अंदर मैंने दे रखा है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम है, फटाफट से इसको नोट करो और फिर इससे आगे बढ़ाओ।
चलिए, यहां तक नोट हो गया। अब एक छोटी सी टाइमलाइन और देखो आप, जो आपको समझनी भी है और उसके बारे में आपको लिखाऊंगा भी। अब यहां से आपका जो बेसिकली रिटर्न वाला कंटेंट है वो यहां से स्टार्ट होगा। अब आपका अब तक ओनली फॉर आपको अकाउंटिंग का जो बेसिक था, ओरिजिनेशन था, वो बताया गया था। अब आपको थोड़ा यहां से और ध्यान से देखने की जरूरत है। चलिए, हम आए थे कहां पर बेटा? 1971 में फर्स्ट टाइम इन्होंने इस बात पर डिसाइड हुआ कि ठीक है, हमें एक नई कमेटी बनाना चाहिए जिसमें और कंट्री का इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए। 1973 में आकर के इसका ऑथराइजेशन मिल गया और ये स्टेबलाइज आ गया, इसका मतलब एग्जिस्टेंस में आ गई थी। यहां से लेकर के एंड ऑफ 2000 तक, 2000 से आफ्टर 2000, ठीक है, और टिल डेट आज तक इस कमेटी ने काम किया। इसके बीच में क्या रही? आईएएस कमेटी। लेकिन 2000 के एंड तक इनको लगा कि नहीं, हमें और कंट्रियों का भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। यदि वर्ल्ड वाइड लेवल पर हमें इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करवाना है तो हमें और कंट्री का भी क्या चाहिए, इसमें सपोर्ट चाहिए। तो इन्होंने इस कमेटी को इंप्रूव एनहांस करने की सोचा, क्योंकि आपको पता है जो आपकी कमेटी होती है वो हमेशा छोटी होती है, नैरो में होती है। बोर्ड एक वाइड होता है, उसकी वाइड रेंज होती है। इसलिए इन्होंने आईएएस कमेटी जो बनाई गई थी, इस कमेटी का नाम बदल के क्या रख दिया? आईएफआरएस बोर्ड। क्या रख दिया बेटा? आईएफआरएस बोर्ड। तो आईएएस कमेटी के द्वारा जो स्टैंडर्ड बनाए गए थे उनका नाम था आईएएस, और जो 2000 के बाद जो स्टैंडर्ड बनाए गए थे वो किसके द्वारा बनाए गए थे? आईएफआरएस बोर्ड, और उन स्टैंडर्ड का नाम रख दिया गया था आईएफआरएस। अब ये तो समझ में आ गया इनका नाम आईएएस है, क्योंकि जब आप इंडेस पढ़ोगे तो इंडेस में दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सीरीज आती है, एक आती है आईएएस की और एक आती है आईएफआरएस की। तो वहां पर सवाल ये उठता है, सर आईएएस और आईएफआरएस दोनों अलग अलग है क्या? हम बोलते हैं कि बेटा नहीं, दोनों एक ही है। फर्क इतना सा है, वो 1973 से लेकर के एंड ऑफ 2000 तक आईएएस कमेटी के द्वारा बनाई गई जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थी उनको आईएएस बोला जाता है, और वहीं पर 2000 से लेकर के आज तक जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप किए गए हैं वो किसके द्वारा किए गए हैं? आईएफआरएस बोर्ड के द्वारा। तो उनको क्या बोला गया है? आईएफआरएस, ठीक है। आइए, जो टोटल इन्होंने बनाए थे 41 बनाए थे, और वहीं पर मैं बात करता हूं किसकी? आईएफआरएस की। तो 17 बनाए गए थे। 17 में से जो आईएफआरएस 4 था, उस आईएफआरएस 4 को क्या कर दिया? डिलीट कर दिया, और इसकी जगह उन्होंने आईएफआरएस कौन सा बना दिया बेटा? 17। कौन सा बना दिया? 17, ठीक है। अब यहां जो इफेक्टिव है, यहां पर जो इफेक्टिव है आईएएस, जिसके इफेक्टिव की बात करते हैं भैया, अप्लाई कितने हैं और अभी लग कितने रहे हैं, तो हम बात करते हैं 24 की, ठीक है। तो 24 है हमारे पास क्या? आईएएस, और वहीं 16 जो इफेक्टिव की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इफेक्टिव कितने हमारे पास? 16। तो दोनों मिलाकर के हमारे पास टोटल 40 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें पढ़ने हैं, जो हमारे कोर्स कंटेंट का पार्ट भी है, ठीक है। जिनमें से 24 तो पढ़ रहे हैं आईएएस की सीरीज पढ़ रहे हैं, वहीं पर 16 पढ़ रहे हैं हमें आईएफआरएस की सीरीज में। तो टोटल मिलाकर के हमारे पास जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं अदर देन थ्योरी, और अलग जो टॉपिक दे रखे, जैसे सीए में फाइनल है तो वहां पर वैल्यूएशन के कुछ अलग से टॉपिक्स हैं, थ्योरेटिकल कुछ कंटेंट और भी है। वैसे सीए फाइनल के मैं बात करूं, थ्योरी का कुछ अलग कंटेंट है, तो उनकी बात नहीं कर रहा मैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं। तो जितने हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो टोटल 40 हैं। 40 में से सीए में फाइनल में कुछ कम है, जैसे 20 के अप्रॉक्स है, और बाकी में सीए फाइनल की बात करता हूं तो सारे के सारे इंडेस यहां पर एप्लीकेबल है। तो ये कोर्स कंटेंट जो आऊंगा तब बात करूंगा, अभी इसको नोट कीजिएगा। तो मैंने बोला क्या, 1973 से लेकर के एंड ऑफ 2000 तक जिस कमेटी के द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए थे उस कमेटी का नाम था आईएएस कमेटी, और उन स्टैंडर्ड का नाम रखा गया आईएएस। और वहीं पर हम बात करते हैं आईएफआरएस 2000 के बाद की, तो आईएफआरएस बोर्ड एग्जिस्टेंस में आया। तो जिस बोर्ड के द्वारा, आईएफआरएस बोर्ड के द्वारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप किए गए थे, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम पड़ गया आईएफआरएस। दोनों एक ही हैं, दोनों को अलग अलग ना समझें, दोनों को ऐसा भी नहीं समझें कि
आईएएस में कुछ कमियां थी, आईएफआरएस में दूर कर दी गई। इसका कंफ्यूजन मैं आपको अभी आने वाले लिटरेचर में लिखाऊंगा, तब वहां पर इस बात को एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा है क्या। कुछ लोग बोलते हैं कि आईएएस में जो गलतियां हो गई थी उनको सुधारने के लिए आईएफआरएस बनाए जा रहे हैं, उनकी मैं चर्चा अभी आने वाले पीरियड में करने वाला हूं, ठीक है। तो यहां तक नोट करो, और अब आप यहां से ये पूरा टाइमलाइन आपके लिए नोट कर लियो, तो मैं अब इसे अब थोड़ा आगे और बढ़ा सकता हूं। चलिए, अब आपका यहां से नोटिंग का काम स्टार्ट होने वाला है। तो अब एक एक बात जो मैंने जो बोली है उसको अब लिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है कुछ हद तक वो कवर हो जाए, लेकिन लिखाऊंगा मैं वही जो मेरे लिए रिलेवेंट है, मुझे लगता है लिखाना चाहिए, और जो मुझे लगता है कि नहीं लिखाना चाहिए उसकी मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर हिस्ट्री हमारा चल रहा है। हिस्ट्री के अंदर अब आप सिक्वेंसली डालते चलिए। हिस्ट्री के अंदर अब आप सिक्वेंसली डालते हुए चलिए। तो लिखिएगा जो रिलेवेंट है, आईएएस कमेटी हैज बीन सेट अप in 1973 to formulate and develop ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्योंकि इस बोर्ड का मोटिव क्या था? वर्ल्ड वाइड तरीके से एप्लीकेबल होने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना। स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय आईएएस कमेटी आर नॉन एज आईएएस। और कहीं आप लिख लो आईएएस की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या है इसका मतलब? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हेड ऑफिस of IAS committee is set up in UK. Such committee work till end of 2000. Thereafter, such committee converged into board. Hence, such board are known as IFRS board and standard RIFRS। मैंने क्या बोला कि 1973 में इस कमेटी का हमने क्या किया था? सेटअप किया था, और ये कब तक चलती है? एंड ऑफ 2000 तक। इस कमेटी का जो हेड ऑफिस है वो कहां पर है? यूके के अंदर। और जो इस कमेटी के द्वारा स्टैंडर्ड डेवलप किए गए थे उनको बोलते हैं आईएएस। ये कमेटी 2000 तक चलती है। इसके बाद
इन 2001 से इस कमेटी को कन्वर्ज कर दिया जाता है किसके अंदर, बोर्ड के अंदर। और उस बोर्ड का नाम क्या रखा गया, IFRS बोर्ड। क्योंकि कमेटी का जो स्कोप होता है, जो स्पेस होता है, उसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है एक छोटा होता है, इन लार्ज नहीं हो पाता है। क्योंकि हमें पूरे वर्ल्ड वाइड इंप्लीमेंट करवाना था, तो डेफिनेटली पूरे वर्ल्ड का हमें क्या चाहिए था, इसमें सपोर्ट। और पूरे वर्ल्ड के जो बिजनेस का कल्चर का इस स्टैंडर्ड के अंदर इन्वॉल्वमेंट भी होना बेहद जरूरी था। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस कमेटी को एनहांस किया और इस कमेटी को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, एक बोर्ड के अंदर, जिससे और भी लोगों को, और भी कंट्री के जो अकाउंटिंग बॉडीज है उनका इन्वॉल्वमेंट लिया जा सके। ठीक है, तो इसके द्वारा जो बनाए गए थे उसको बोलते हैं हम IFRS। क्लियर कहानी यहां तक? यहां तक हो गया हो तो अब हम आगे चलें और अब इसमें डालेगा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 डालेगा IFRS। बार बार मैं IFRS वर्ड बोलता हूं या मैं इंड एस वर्ड बोलूंगा। अभी तो IFRS बोल रहा हूं क्योंकि अभी हिस्ट्री चल रही है। इन फ्यूचर जब मैं आपको स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूं तो इंड एस वर्ड यूज करूंगा। तो मैं स्टैंडर्ड वर्ड यूज कर रहा हूं, तो मैं स्टैंडर्ड का मतलब है क्या है। स्टैंडर्ड में मैं 4 चीजें लेके चल रहा हूं। कितनी चीजें लेके चल रहा हूं, 4। तो पहली है मेरे पास IFRS में जब जब बोलूंगा तो IFRS का मतलब ओनली फॉर IFRS ही नहीं है। IFRS का मतलब कुछ और भी होता है। IFRS तो है ही है, इसके साथ IAS भी IFRS ही है, IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी और IAS इंटरप्रिटेशन कमेटी, यानी मैं चारों चीजों की बात कर रहा हूं। जब भी मैं स्टैंडर्ड बोल रहा हूं, जब भी मैं IFRS बोल रहा हूं, जब भी मैं इंडेस बोल रहा हूं, तो इंडेस का मतलब IFRS मतलब वही नहीं जो IFRS है। IFRS आपके दिमाग में सवाल क्या रहा होगा कि 2001 से लेकर के आज तक जो बोर्ड काम कर रहा है वही है, हाँ है ना, उसकी बात नहीं कर रहा। जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप किए गए उन सब की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, जितने भी उनसे रिलेटेड चेंजेस लाए गए वो भी उसकी भी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो IFRS तो आपको पता ही है, ये किसने बनाया था, IFRS बोर्ड ने। IAS आपको पता है, IAS कमेटी के द्वारा बनाए गए थे। अब ये क्या आ गया कि IFRS इंटरप्रिटेशन क्या है, IAS इंटरप्रिटेशन कमेटी क्या है। मैंने बोला देखो क्या होता है कि जब आपके IAS बनाए गए थे तो 1973 से लेके 2000 के अंदर बनाए गए थे। तो जब के बिजनेस का कल्चर अलग था, बिजनेस का ट्रेंड अलग था, बिजनेस में ट्रांजैक्शन अलग थे, बिजनेस का सिनेरियो अलग था, इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलग अलग थे, इकोनॉमिक किस लेवल पर काम कर रहे वो क्राइटेरिया अलग थे। तो इस तरीके स्कोप ऑफ बिजनेस उस हिसाब से थे। तो यानी कि अब हम बात करें 2024 की बात करते हैं, तो यानी कि बिजनेस के सिनेरियो में चेंज तो आएगा, बिजनेस के ट्रांजैक्शन में चेंजेस आएगा। क्योंकि ये तो क्या होगा, जैसे जैसे सिचुएशन बदलेगी, जैसे सर्कमस्टांसेस बदलेंगे, वैसे वैसे आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन मूवमेंट लेंगे। और जब बिजनेस के ट्रांजैक्शन मूवमेंट लेंगे तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी उनके ट्रीटमेंट के हिसाब से देखना पड़ेगा। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि जो IFRS बना दी गई, IAS बना दी गई, उन्हें चेंज नहीं लाया जा सकता, लाया जा सकता है। बट एक चीज प्रॉब्लम है, अपन जैसे कब देखा भी देखा आपने, हम लॉ है तो लॉ में हम क्या करते हैं, चेंज लेकर के आते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी आपको पता होगा जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो लॉ बनता है, तो हम जो लाइन काम की नहीं उसको हम डिलीट कर देते हैं और उसकी जगह नई लाइन रिप्लेस कर देते हैं जो हमारे काम की है। बोलो यहाँ है ना, या एक नया सब सेक्शन ऐड कर देते हैं या नया सेक्शन ऐड कर देते हैं, इस तरीके से अमेंड कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, IFRS के अंदर ऐसा नहीं होता है। आपने एक बार जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप कर दिया उसमें चेंज नहीं लेकर के आ सकते। बात को समझो मैंने क्या बोला। यदि किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आज कोई अमेंडमेंट डालना है, बिजनेस के सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए कोई और ट्रीटमेंट ऐड और डिलीट करने हैं, तो याद रखना आप डायरेक्टली जाकर के आप उसके यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर नहीं जाओगे। आप क्या करोगे, आप जो लिखा हुआ उसको लिखे रहने दोगे और नीचे आकर के एक अलग से अटैचमेंट डाल दोगे। क्या डाल दोगे, अटैचमेंट, जिनको IFRS बोर्ड, IAS कमेटी जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो ये बोलता है कि जो इंटरप्रिटेशन है, जो आपके कमेंट जो अटैच करना है उनको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन कमेंट। ये बेटा चेंजेज है, चेंजेज
इन IFRS। ध्यान रखना, IFRS में अंदर जाके चेंज नहीं करूंगा, मैं सबसे लास्ट में जाकर के कुछ अटैचमेंट इशू कर दूंगा, कुछ कमिटमेंट इशू कर दूंगा जो इंटरप्रिटेशन कमेटी के द्वारा दिए गए कि भैया आज के सिनेरियो में ये चीज फिट नहीं थी, ये फिट है, तो उनको हटाया गया, इनको लाया गया। बट ध्यान रखना, अंदर जाकर के एक बार जो IFRS बना दिया गया उसमें एडिशन डिलीशन पॉसिबल नहीं है, बट अटैचमेंट पॉसिबल है। उस अटैचमेंट को हम यहाँ क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन। क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन IFRS की कमेटी ने बनाए गए थे, कुछ आपके IAC कमेटी के द्वारा भी ये इंटरप्रिटेशन दी गई, जो बिजनेस को ध्यान रखते हुए सिनेरियो में चेंज लाया गया था। ठीक है, IFRS IAS में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अटैचमेंट डाल सकते हो, और उन अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन कमेंट। क्लियर है? वैसे ही IAS है, यहां पर वही चेंजेस है, चेंजेस ये छोटे मोटे चेंजेस है, बड़े चेंजेस नहीं है। यदि मान लो पूरा स्टैंडर्ड काम का नहीं रहा, अब बिजनेस का ऐसा पैटर्न हो गया, ऐसा मॉडर्न हो गया कि वो जो स्टैंडर्ड आपने किसी ट्रांजैक्शन पर बनाया था, वो ट्रांजैक्शन आज रिलायबल ही नहीं है, वो आज फिट ही नहीं बैठता उस बिजनेस के सिनेरियो में। तो इंस्टीट्यूट फिर उस पूरे स्टैंडर्ड डिलीट मारेगा और एक नया स्टैंडर्ड डेवलप करेगा। बट याद रखना, उसके अंदर चेंज नहीं हो सकते। कमेंट जो है वो हमेशा अटैचमेंट के रूप में जाएंगे। अब इन्हें इंडेक्स में कहां पर डाला गया वो अभी आगे बताने वाला हूं, बट अब ये समझो IFRS और IAS में कुछ चेंजेस हुआ है तो ध्यान रखना, वो हमेशा इंटरप्रिटेशन कमेंट के रूप में ऐड किया जाएगा, ना कि आप उस IFRS और IAS के अंदर डायरेक्टली चेंज कर पाओगे। ठीक है, तो मैं जब भी IFRS वर्ड बोलूंगा मैं चारों का मतलब की बात कर रहा हूं। ठीक है, और इसके साथ लिख भी लो आप, आपकी नॉलेज के लिए। टोटल कितने बताओ? 17। इफेक्टिव कितने बताओ? 16। बिकॉज बताओ क्या है, IFRS जो 4 नंबर का था वो डिलीट कर दिया और न्यू बना दिया, न्यू IFRS 17। ठीक है, तो हमारे पास इफेक्टिव में कितने बेटा? ओनली फॉर 16। IAS टोटल 41 बनाए गए थे। कितने बनाए थे? 41। बट इफेक्टिव कितने यूज में आ रहे हैं अभी? ये इफेक्टिव यूज हमारे 24। कितने आ रहे हैं? 24। इसलिए मैंने बोला था कि 16 इसके 24 इसके, टोटल हमें पढ़ने हैं 40। कितने पढ़ने बेटा? 40 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें पढ़ने हैं। ठीक है, इंटरप्रिटेशन कमेंट तो कितने भी आ सकते हैं, वो सारे उस कॉपी में ऐड होते हुए चले जाएंगे। तो यहां पर हमें ज्यादा डिस्कस नहीं करना है क्योंकि ये पॉइंट हमारा इतना रिलेवेंट नहीं है। चलिए, अब कुछ बातें और है जो आपको सिर्फ नोट के रूप में लिखनी है, क्योंकि ये जो आपने लास्ट में IFRS इंडी जो मैंने लास्ट में पॉइंट नंबर 2 बनाया है, इसमें कुछ बच्चों को अभी भी डाउट रहेंगे, थोड़ा डाउट है। कभी बोलते क्या चेंज नहीं ला सकते, कुछ बच्चों का कहना है IFRS में चेंज नहीं लाया जा सकता। चेंज लाया जा सकता है बेटा, बट IFRS और IAS में नहीं लाना है आपको। आपको चेंज जो भी लाना है वो अटैचमेंट के रूप में डालोगे, वो कमेंट के रूप में जाएगा। ठीक है, आप स्टैंडर्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे। जो बना दिया गया, एक बार जो बन गया वो बन गया, या तो पूरा डिलीट होगा या फिर चेंज होगा तो वो इंटरप्रिटेशन फॉर्म में होगा, आपकी ना कि स्टैंडर्ड डायरेक्टली चेंज कर पाओगे। क्लियर है? चलिए, तो यहां कुछ नोट लिख लो आप जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। IFRS और IAS, ध्यान रखना, IFRS का मतलब वही मैं बात कर रहा हूं, चारों को लेकर बात कर रहा हूं मैं। IFRS आर सब्जेक्ट टू रिव्यू, एंड हेंस amendment are made when needed। जब लगेगा कि चेंज लाना है तो लाएंगे, बट यहां लिख लो ब्रैकेट में थ्रू अटैचमेंट एज इंटरप्रिटेशन कमेंट। ब्रैकेट में लिख लो, आपकी नॉलेज के लिए है। IFRS में चेंज लाया जा सकता है, जैसे रिक्वायरमेंट होगी इंडस्ट्री की वैसे चेंज लाया जाएगा,
लेकिन वो IFRS IAS में डायरेक्ट चेंज नहीं होगा, वो आपको अलग से अटैचमेंट के रूप में लेकर के जाने होंगे, और उन अटैचमेंट को हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन कमेंट, जो कि कमेटी या बोर्ड के द्वारा दिए गए। IFRS बोर्ड है तो उसके द्वारा कमेंट दिए गए होंगे इंटरप्रिटेशन के टाइम पर, और वहीं पर IAS कमेटी तो उसके द्वारा दिए गए होंगे। और यदि मान लो कि स्टैंडर्ड पूरा ही काम का नहीं रहा, तो याद रखना उसको जो बोर्ड है अभी जो काम कर रहा है IFRS बोर्ड, पूरे स्टैंडर्ड को डिलीट कर दिया जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, जो IFRS 4 था वो आज के बिजनेस के सिनेरियो के साथ फिट नहीं था, तो उन्होंने उसको डिलीट कर दिया और नया उसके ऊपर स्टैंडर्ड डेवलप कर दिया। ठीक है, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, IFRS once apply, then no exit from applicability। याद रखना इस बात को, एक बार यदि IFRS अप्लाई हो गया किसी भी एंटिटी पर, चाहे वो वॉलेंटरीली लिया हो चाहे वो मैंडेटरीली लिया हो, आपको एक बार IFRS में एंटर कर गए तो आपको बाहर आने का कोई भी रास्ता नहीं है। नोट नंबर 3, IFRS applicable on any entity, then applicable on whole group of entity। यानी कि मैं बात क्या कह रहा हूं, मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूं आपसे, जैसे मान लो आपके सामने टाटा है, तो टाटा एक ग्रुप है। अब टाटा ग्रुप की बहुत सारी कंपनियां, 90+ कंपनियां हैं। टाटा की किसी भी एक कंपनी पर, टाटा की किसी एक कंपनी पर यदि IFRS चाहे वॉलेंटरीली चाहे वो मैंडेटरीली अप्लाई कर दिया, तो याद रखना पूरी टाटा ग्रुप पर अप्लाई होगा। बात क्लियर है? मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं, यदि किसी भी एंटिटी पर यदि IFRS एक बार लग गया तो हमेशा के लगेगा, आप बाहर नहीं आ सकते। दूसरा यह है कि आपने किसी एक एंटिटी पर IFRS लगा दिया तो आप दूसरी किसी एंटिटी पर AS नहीं लगा सकते, यानी कि पूरे ग्रुप पर ही वो अब IFRS एप्लीकेबल होगा, ना कि किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी पर। क्लियर है यहां तक कहानी? किसी को डाउट हो यहां तक अभी पूछ सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं। मैंने आपको नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का क्या दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आइए एक नोट और लिखो, ग्रुप मीन्स, या ग्रुप इंक्लूड्स करो, मीन्स मत करो। ग्रुप इंक्लूड्स होल्डिंग, वैसे होल्डिंग बोलना बेकार है, मैं ब्रैकेट लिख देता हूं, पेरेंट, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट। कंपनी एक्ट 2013 में जो आपका ग्रुप का मतलब होल्डिंग सब्सिडी है ओनली फॉर, लेकिन IFRS बोर्ड बोलता नहीं। आप जब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करते हो तो बोलो ग्रुप का मतलब होल्डिंग सब्सिडी नहीं है, आपके जॉइंट वेंचर और एसोसिएट भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। क्लियर है कहानी यहां तक? अब डालोगे पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, और इसमें लिखोगे इंड AS, लिख दो यहां पर 100% कन्वर्ज्ड फॉर्म ऑफ IFRS। ये 100% कन्वर्ज फॉर्म है किसका? IFRS का। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करने। अब समस्या क्या थी? अब समस्या क्या थी, जब हम इंडेस की बात कर रहे होते हैं तो जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली कुछ बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी।
क्या है, कुछ बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। अब क्या क्या बातें हैं, क्योंकि आपको पता है कि आईएफआरएस को एज इट इज कॉपी नहीं करना चाहती इंडियन गवर्नमेंट, बोला कि आईएफआरएस एज इट इज अप्लाई कर दो। पता नहीं क्यों ऐसा क्या होता है, सीए इंस्टीट्यूट इस बार डिसाइड किया ठीक है हमें आईएफआरएस की एप्लीकेबिलिटी करनी है, बट न कुछ चेंजेस के साथ करनी है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बातें हैं जो आपको बताने वाला और भी हूं, जिनको ध्यान से देखना है, और फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इस टॉपिक के ऊपर चर्चा बाद में और करेंगे। मैंने बोला देखो, आपके पास एक है आईएफआरएस और आप इसी चीज को बोलते हैं इंड एएस। ठीक है, दूसरी चीज है बेटा एएस और आप अप्लाई करते हैं इंड एएस। दोनों सिनेरियो देखना आप, मैं दोनों को आपको एक एनालाइज करा के दे रहा हूं। आईएफआरएस और इंड एएस, क्या दोनों के बीच में डिफरेंस है? क्या दोनों के बीच में डिफरेंस है? तो यहां पर बोला जाता है माइनर डिफरेंस है बेटा। क्या डिफरेंस है? माइनर डिफरेंसेस हैं, और जो माइनर डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंस को बोलते हैं कार्ब। क्या बोलते हैं हम? कार्ब। ध्यान सुनो, आईएफआरएस और इंडेस, क्योंकि इंडेस आईएफआरएस का ही कन्वर्ज फॉर्म है, इसलिए चेंजेस बहुत कम किए गए हैं। क्योंकि यूरोप का जो कल्चर है वो अलग है, हमारे इंडिया का कल्चर अलग है, वहां के इकोनॉमिक जो सिनेरियो वो अलग है, यहाँ के इकोनॉमिक सिनेरियो अलग हैं। दोनों के जब सिनेरियो मैच नहीं कर रहे तो डेफिनेटली प्रिंसिपल में कहीं ना कहीं मिसमैच आएगा। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने जब स्टैंडर्ड अप्लाई किए थे तो उन्हें कुछ चेंजेस लाए गए थे, भैया नहीं हम एज इट इज कॉपी नहीं करेंगे, कुछ चीज चेंज करेंगे जो हमारे बिजनेस में फिट बैठते हैं। हाँ, बाद में वो एक बात अलग है कि धीरे धीरे सारे जितने भी कार्ब थे वो खत्म हो गए, क्योंकि अब उनको पता लगा, इंडियन गवर्नमेंट को उस टाइम लगा कि ये फिट नहीं है, बट उनको लगा कि नहीं रिलेवेंट भी था। ठीक है, तो जो उन्होंने डिफरेंशियल लिए गए थे, जो उन्होंने कार्ब किए गए थे, उन कार्ब को धीरे धीरे डिलीट भी किया जा रहा है। तो नाउ एट द टिल डेट हम बात करते हैं 2014-24 की, तो यहां तक आपके 99% कार्ब जो थे, डिफरेंस जो थे इंडेस और आईएफआरएस, वो खत्म कर दिए गए हैं। यानी बहुत रेयर टू रेयर सर्कमस्टेंसेस में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या बोला, आईएफआरएस और इंडेस में जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत माइनर से हैं और उनको बोला जाता है कार्ब। अब यहां क्या होगा, इंडियन गवर्नमेंट ने जब इंडेस की एप्लीकेबिलिटी की थी, या तो कुछ हमने हटाया होगा या कुछ हमने जोड़ा होगा। यदि आपने कुछ एडिशन किया है जो आईएफआरएस में नहीं था, या आपने कुछ डिलीशन किया है जो आईएफआरएस में था, तो जो आपने ऐड किया है उसको बोलते कार्ब इन। क्या बोलते बेटा? कार्ब इन। और जो आपने हटाया है उसको बोलते कार्ब आउट। क्लियर है यहां तक कहानी? मैंने आप ग्लॉसरी समझा दी लिटरेचर का। आईएफआरएस और इंडेस में जो डिफरेंसेस होते हैं वो माइनर होते हैं, इसीलिए उनको बोला क्या गया है, बताओ स्टैंडर्ड क्या बोला गया है? उनको बोलते कार्ब। यदि कुछ हटाया है तो उसको बोलते कार्ब आउट, और कुछ उन्होंने लगाया है, कुछ ऐड किया है तो उसको बोलते कार्ब इन। क्लियर है कहानी यहां तक? अब दूसरा पॉइंट आता है, क्या सर एएस और इंडेस में डिफरेंस है? क्या एएस और इंडेस में डिफरेंसेस हैं? मैंने बोला हाँ, यहां पर बेटा मेजर डिफरेंस है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मेजर डिफरेंस क्या है इसमें? मेजर डिफरेंस। और मेजर डिफरेंसेस हैं, इसलिए इनको आज भी हम क्या बोलते हैं? डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको हम? डिफरेंस ही बोलते हैं। क्लियर है कहानी यहां तक? तो एएस और इंडेस में डिफरेंस की जब बात आएगी तो इनमें बहुत डिफरेंसेस है और उनको आज भी डिफरेंस ही बोला जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा है। और बात करते हैं आईएफआरएस और इंडेस के डिफरेंसेस की, तो माइनर से हैं, वो छोटे छोटे से हैं, तो उनको बोला जाता है कार्ब। ऐड किया तो कार्बिन, और आपने बाहर किया तो कार्ब आउट। क्लियर है कहानी यहां तक? ये आप यहां तक और नोट कर लो, फिर थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं कि हाँ, कि जो आईएफआरएस है वो कन्वर्ज फॉर्म है, बट कुछ चेंजेस किए हैं हमने, एज इट इज कुछ बातें हमने कुछ अपनी तरफ से ली जो हमारे बिजनेस कल्चर में चलती हैं। ठीक है, अब क्या क्या चेंज किया वो देख लो। वैसे चेंज मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ इन्होंने अपना एक एहसान के रूप में काम किया कि हमने कुछ चेंज किए हैं। तो देखो मैं लिख दूं यहां पर कुछ फॉलोइंग चेंजेज इन एडॉप्शन, या कहूं तो कन्वर्जन ऑफ आईएफआरएस। आईएफआरएस के टाइम पे कुछ लिया, चेंज नंबर 1, नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टैंडर्ड। पहला चेंज किया है कि भैया सीक्वेंस में चेंज लाएंगे। सीक्वेंस का मतलब यह है कि जैसे हमारे पास दो सीरीज हैं, एक है आईएफआरएस सीरीज और दूसरी है आईएएस की सीरीज, क्योंकि दो तरीके का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है।
तो इंडियन गवर्नमेंट ने जब आईएफआरएस का कन्वर्जन स्टार्ट किया था, तो जो आईएफआरएस सीरीज थी इन्होंने एडॉप्ट किया था, एडॉप्ट विद कोड ऑफ 100, कोड ऑफ 100 एग्जांपल देके समझाऊंगा। और जो आईएएस था एडॉप्ट किए गए थे विदाउट एनी कोड, ठीक है, यानी मैं कहूं सेम नंबर में। इसी बात को यहां एग्जांपल देके बता रहा हूं। जैसे IFRS 2 किसका है? SBP का, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन का। IAS 1 है आपका फर्स्ट टाइम एडॉप्शन का, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन का। तो जब हमने इसको इंडेस में कन्वर्ट किया था, जब इंडेस के नंबर डिसाइड कर रहे थे, तो हमने 100 का कोड लगाया था। तो इन 2 है तो इसका कर दिया 102, तो इसका नाम क्या हो गया? इंड AS 102। और वही इसका जो नाम बनाया गया था, तो यहां पर नाम रख दिया इंड AS 1, क्योंकि इसमें कोई भी कोड नहीं लगा। तो इंडेस की जो सीरीज है वो IFRS की जो उसमें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनमें 100 का कोड लगा हुआ है, और जब IAS की सीरीज है उसमें विदाउट एनी कोड, यानी कि जैसे थे वैसे सेम सीक्वेंस में उन्होंने एडॉप्ट कर दिए, ठीक है ना। ये पहला इन्होंने एडॉप्ट करते समय थोड़ा सा चेंज लाया था। चेंज तो क्या, बेसिकली बस ओनली फॉर अपना नाम लगा दिया और कुछ नहीं है, ठीक है, जो आपको रिलेवेंट है। इसके अलावा और भी चेंजेस हुए हैं, लेकिन मैं इसी को ज्यादा लेके चलूंगा, क्योंकि जब आप नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद करोगे, मैं बार बार IFRS 2 बोलता हूं, कभी IFRS 3 बोलूंगा, तो वहां पर आपको समझ में आ जाना चाहिए मैं IFRS बोल रहा हूं तो इसका मतलब मैं इंडेस 100 की सीरीज की बात कर रहा हूं, और जब मैं IAS बोलूंगा तो इसका मतलब मैं ओनली फॉर सेम सीरीज की बात कर रहा हूं। तो वो आपको वहां पर रिलेवेंट है, बाकी इसका कोई रिलेवेंट है नहीं है, ठीक है। इसकी रिलेवेंसी इतनी सी है जो मैंने आपको यहां दिखा रखी है, ठीक है। ये अब आपको यहां पर देख लेना है, ठीक है। और चेंजेस लिखवा नहीं रहा, मैंने बोला रिलेवेंट लिखाऊंगा, बाकी मैं नहीं लिखवाऊंगा, तो यहां से मैं बाकी चीज को छोड़ रहा हूं, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास जो पॉइंट नंबर, अभी फ्रेमवर्क स्टार्ट नहीं हुआ है, पहला ही टॉपिक चल रहा है इंट्रोडक्शन हमारा, अभी इंट्रोडक्शन बेसिक, ठीक है। अब लिखेंगे पॉइंट नंबर जो भी सीक्वेंस में चल रहा था 4, और 4 में लिखोगे एप्लीकेबिलिटी। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 4, और डालोगे एप्लीकेबिलिटी। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है इसका, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड AS। आपको एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें और बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब आपको लिखना नहीं है, बस सुनना है मेरी बात जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। टाइमलाइन नहीं आपको नोट करनी है, आपको बस थोड़ा सा समझना है। मैंने कहा कि प्रॉब्लम क्या होना स्टार्ट हो गई। अब बच्चों के दिमाग में सवाल आएगा कि सर एप्लीकेबिलिटी क्यों लाए हम, IFRS का जरूरत थी। जब हमारे पास खुद के स्टैंडर्ड डेवलप हो रखे थे पहले AS के नाम से, तो हमें इसकी क्या नीड पड़ गई। आपको पता होगा 1992 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन स्टार्ट किया था, यानी कि इंडिया ने लिबरलाइजेशन ओपन कर दिया। इसका मतलब ये कि इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि फॉरेनर इन्वेस्टर यहां आए और अपना पैसा लगाएं, यानी कि हम कहें तो FDI की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के पैसा नहीं था। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया को यदि डेवलप करना है तो आपको उसको बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलप करना होगा, और डेवलप करने के लिए आपको पैसे की जरूरत है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1992 के अंदर लिबरलाइजेशन क्या कर दिया, ओपन कर दिया कि भाई कोई भी आ सकता है, पैसा लगा सकता है, बिजनेस खड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस सिनेरियो में प्रॉब्लम आ रही थी, क्या, मान लो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक USA की कंपनी आती है, और USA की कंपनी आकर के इंडिया में क्या करती है, अपना बिजनेस, बोलो हाँ या ना। जब इंडिया में बिजनेस करेगी तो एक रिपोर्ट जब वो करेगी, जब अपने अकाउंट की रिपोर्टिंग करेगी, तो रिपोर्टिंग उसको 2 जगह करनी होती थी। कहां पर बताओ, एक तो पेरेंट कंट्री के अंदर, है ना, पेरेंट कंट्री यानी USA में, और दूसरी जहां वो बिजनेस कर रही है, जिस कंट्री में बिजनेस कर रही है, तो वहां पर, तो मैं कहूं तो यहां पर क्या, सोर्स कंट्री के अंदर, है ना। अब जब सोर्स कंट्री है जो हमारे इंडिया में जो काम कर रही है, तो उसको इंडियन अकाउंटिंग गैप फॉलो करने पड़ेंगे, मुझे बोलो हाँ या ना।
यानी मैं कहूं तो उसको एएस की कंप्लाई करनी पड़ेगी और एएस के हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। और क्योंकि यूएसए के अंदर यूएसए का खुद का लोकल गैप चलता है, तो वहां पर जो वो कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी वो उसे यूएसए गैप के अंदर देना पड़ेगा। मुझे बोलो ना, या मैं कहूं आईएफआरएस, ठीक है। वैसे लोकल गैप चलता हुआ अभी भी आईएफआरएस की प्रॉपर तरीके से अडॉप्शन नहीं हुआ है यूएसए के अंदर। फिर भी मैं बात कह रहा हूं कि अब आपको दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंप्लायंस देनी पड़ेगी। इससे कंपनी का वर्कलोड बढ़ना स्टार्ट हो गया, कंपनी की कंप्लायंस से बढ़ गई, खर्चा बढ़ने लग गया। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, हम भी ऐसा करते हैं कि जिससे कंपनी को, जो फॉरेन कंपनी को प्रॉब्लम ना आए। तो यही 2003 के अंदर वर्ल्ड वाइड लेवल पर पूरी कंट्रियों ने 90+ कंट्रियों ने इस बात पर साइन किया कि हाँ, कि हम आईएफआरएस की एप्लीकेबिलिटी करेंगे, यानी कि ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंप्लायंस करेंगे, जिससे कोई कंट्री की कोई भी कंपनी किसी भी कंट्री में जाकर के बिजनेस कर सकती है और उस बिजनेस करने से उसको कंप्लायंस का लोड नहीं पड़ेगा। 2003 में आकर के डिसाइड हुआ। इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस बात पर एग्री किया कि ठीक है, हम अपने आईएफआरएस की एप्लीकेबिलिटी अपने कंपनीज, अपनी कंट्री में अप्लाई करवा देते हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इस बात के लिए तैयार नहीं थी और उन्होंने जो इम्प्लीमेंटेशन का काम था वो क्या कर दिया, डेफर्ड। इम्प्लीमेंटेशन का काम क्या कर दिया, डेफर्ड। और फॉर कितने के लिए, अनसर्टेन पीरियड। उनको खुद को नहीं पता कि एप्लीकेबिलिटी कब होगी, ठीक है। तो इस बात थोड़ा गौर किया गया, स्ट्रक्चर तैयार करना स्टार्ट किया, बट इस बात की कोई श्योरिटी नहीं थी। एग्रीमेंट तो कर लिया कि हाँ, कि हम अप्लाई करेंगे, लेकिन इसका अभी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। आपको पता हो 2014 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट चेंज हो गई, यूपीए सरकार आई। यूपीए सरकार की पहली जो प्रायोरिटी थी वो था डेवलपमेंट। क्या थी बेटा, डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट करने के लिए उनको क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए क्या चाहिए बताओ, पैसा। पैसा कहां से आएगा बताओ, विदेश से उधार तो लेना नहीं है, तो उन्होंने क्या कर दिया, इन्वेस्टर को खोल दिया। तो सबसे पहला जो चेंज किया था उन्होंने, सबसे पहला 2014 में आते ही कंपनी एक्ट को पूरा चेंज कर दिया। और कंपनी एक्ट में उस तरीके से चेंज किया जिससे आईएफआरएस की एप्लीकेबिलिटी में कोई डिफिकल्टी ना आ जाए, ठीक है। आपको पता होगा 2013 के अंदर, 2014 के अंदर कंपनी पूरी तरह बन के तैयार भी नहीं हुआ था। 2014 से लेकर के 2017-18 तक इतने सारे अमेंडमेंट लाए गए थे, क्योंकि वो उस टाइम पर पूरे तरीके से बन के तैयार ही नहीं हुआ था। तो 2014 कंपनी एक्ट लाया गया, और जैसे कंपनी एक्ट बना, इंडियन गवर्नमेंट ने 2015 में आकर के आईएफआरएस की एप्लीकेबिलिटी का क्राइटेरिया ओपन कर दिया। यानी मैं कहूं तो एग्रीमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने आईएफआरएस की एप्लीकेबिलिटी कब किया था, 2003 के अंदर, जबकि इंप्लीमेंटेशन का फर्स्ट फेज ओपन कब किया था, 2015 से। इसी बात की मैं चर्चा करने वाला हूं, यानी कि एप्लीकेबिलिटी जो इंडिया में हुई है वो 2015 से हुई है। वहां से किस तरीके से एप्लीकेबल हुआ है, किस किस कंपनी पर एप्लीकेबल होता है, किस पर नहीं होता है, किससे कब होता है, कब नहीं होता है, इस बात की चर्चा में अब आने वाले नेक्स्ट सेशन के अंदर करने वाला हूं। आप लोगों को यहां तक कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हो। मैं फिर वापस से बोल रहा हूं आपके लिए, मैंने आपको इस डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसका मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां जाकर के अपनी क्वेरी को पुट कर सकते हैं। वहां आपको डेफिनेटली रेस्पॉन्स मिलेगा। जैसे ही हमारी नॉलेज में आएगी क्वेरी, वैसे आपको उसका रेस्पॉन्स दे दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो आपके लिए जो नोट्स जो हैं, जो आपकी बुक्स है या कहें जो क्वेश्चन सीट है जो हम कराने वाले हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा, वहां जाके उसको आप डाउनलोड कीजिए और वहां से उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर।